हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी क्लास होती है लैंग्वेज क्लास, जिसमें हम 3 लैंग्वेज सुपर टेट की कवर करते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। और अब आपकी एक और क्लास स्टार्ट हो चुकी है शाम को 5 बजे की, जिसमें हम जीके, जीएस एंड एसएसटी के कंबाइंड क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपके आई थिंक सुपर टेट के लिए एक काफ़ी अच्छा पैकेज। आपका करीब 6 सब्जेक्ट जो है कवर हो रहा है फिलहाल इन 2 क्लास के माध्यम से, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बहुत जल्दी रिज्यूम किए जाएंगे, स्टार्ट किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। देखेंगे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों के प्रश्न एक साथ। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रिप्लाई करने के लिए रेडी हो जाइए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, दा धातु प्रत्यय का योग करने पर क्या रूप बनेगा। दा धातु में प्रत्यय लगाना है आपको, ये बनेगा क्या? दत्तवान, दत्तवती, दत्तः, त्यक्तः। तो आपको पता है तो प्रत्यय में क्या बचता है आपका, त शेष बचता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से ही हो जाता है, दत्तः इसका सही उत्तर होगा। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? रामः पत्रम लिखति, रामः वेदम पठन्ति, सह दुग्धम पिबथ। ये पिबथ है, ठीक है, ऐसा इस पे लिखते नहीं बनता है, पर समझ जाइए। ते पठति। तो देखिए यहाँ पे जो शुद्ध वाक्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रामः पत्रम लिखति। ये बिल्कुल ही सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राम मतलब एक लड़के का नाम है, उसके साथ हम बहुवचन का धातु रूप नहीं लगाएंगे, पठंती बहुवचन के लिए लगता है। सह के लिए पिवथ जो है इस पुरुष का नहीं लगता है आपका, सीधे सीधे प्रथम पुरुष के जो भी रूप बनेंगे वही लगेंगे, है ना, जैसे पिवती होता सह के साथ में। ते के साथ, क्योंकि ते बहुवचन है तो ते के साथ पठंती लगना चाहिए, पठती नहीं लगना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महाकवि कालिदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? हर विजयम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। सारे ऑप्शन थे फेमस वाले ऑप्शन है कि ऑटोमेटिकली इसका आंसर बन जाएगा आपसे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हर विजयम। ये नहीं है। महाकवि कालिदास की रचना रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम बहुत फेमस रचनाएं हैं। आर्या सप्तशती ये किसकी रचना कृति है? विल्हड़ की, गोवर्धनाचार्य की, बाणभट्ट की या भवभूति की? तो उत्तर सही जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी गेस किया था, गोवर्धनाचार्य बिल्कुल सही उत्तर है। दा धातु परस्मय पद का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? ददाति, दत्तः, ददति, ददासी। अब यहाँ पे देखिए दा धातु क्योंकि जो है परस्मय पद में भी चलता है, आत्मनेय पद में भी चलता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे परस्मय पद का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन रूप क्या बनेगा? ऑप्शंस देख लीजिए, ददाति, दत्तः, ददति, ददासी। आसान है वैसे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि धातु रूप आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है। और इतना इतना कठिन नहीं है। जिन लोगों को याद नहीं होता है तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको आप एक बार देखेंगे तो आपको जल्दी याद होने लगेंगी धातु रूपें जितनी होती हैं वो सारे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ददति बनेगा। अगर ये आत्मनेय पद होता तो आत्मनेय पद का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप जो बनता वो बनता ददते, ददते। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। धेनु शब्द का तृतीय एक वचन रूप क्या है? धेनुम, धेनु, धेनो, धेनुम, धेनु। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होगा। तो इन ऑप्शन में से कोई भी इसका सही उत्तर एक्चुअली नहीं है। तो आपने कुछ भी गेस किया है वो गलत ही है। ऑप्शन नंबर कुछ नहीं है, ऑप्शन नंबर होना चाहिए था यहाँ पे धेनवा। ऑप्शन में आपका होना चाहिए था धेनवा, ये वह है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे गलती से ऐसा लिख गया है। तो ये आपका जो है धेनु शब्द का तृतीय एक वचन रूप बनता है, ठीक है। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें से कोई नहीं है। एक प्रश्न वैसे ऐसा रहता है तो मज़ा आ जाता है ना, रियलाइज़ होता है कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा हुआ तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अंतिमः का विलोम है क्या? प्रथमः, प्रारंभः, प्राकः, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर अंतिम का जाहिर सी बात है, अंतिम मतलब होता है लास्ट, और प्रथम जो है उसका स्टार्टिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है
यहाँ पे इसका विलोम शब्द। जिगर का संस्कृत है क्या? वेड़ी, यकृतम, शिखा, श्रिकड़ी। उत्तर सही जाता है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, श्रिकड़ी, बिल्कुल सही। अगला देख लेते हैं। अधस शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या बनेगा? अमून, अमू, अमी, अमुम। और सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अमी, बिल्कुल सही है। लंकाम समया सागरः अस्ति। इस वाक्य में लंका में शब्द में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया। वैसे समया के योग में क्या लगता है ये तो आपको पता ही है, समया निक्सा वाला जो आपका सूत्र था जो एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जिन लोगों ने वीडियो मिस कर दी, संस्कृत की थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो संस्कृत नाम की एक प्लेलिस्ट है। संस्कृत की कई सारी प्लेलिस्ट है, पर जो आपकी शुद्ध ऐसे संस्कृत लिखकर प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको थ्योरी वीडियोस मिलेंगी, और उन लोगों के लिए बनाई गई है स्पेशली जिनकी संस्कृत वीक है, जो संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही, ए सही हो जाता है, द्वितीया विभक्ति। दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाटा में। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? कोई दोष न होना, खाली न होना, कबाड़ी का काम करना या बेकार होना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, खाली न होना, यानी कि हमेशा बिजी रहना। तो दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाटा में, मतलब कभी न कहीं बिजी ही रहती है, इसका कहने का ये सेंस है, कुछ न कुछ काम करती रहती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मर्म, प्रलाप। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मुख का तद्भव होता है मुंह, तो ये आपका तद्भव रूप है। मर्म और प्रलाप ये दोनों ही तत्सम रूप है। बैंक की बात करते हैं तो बैंक वैसे तो आपका इंग्लिश वर्ड है, तो ये कहीं ना कहीं आपका देशज में आ जाता है, ठीक है, विदेशी वर्ड है जो कि आके हम लोग एज ए हिंदी उसको अब यूज़ करने लगे हैं। विभु के पर्यायवाची हैं क्या? सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। उत्तर सही होता है आपका सर्वव्यापक और नित्य। गए थे राजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। अर्थ बताना है इस मुहावरे का, या मुहावरे लोकोक्ति का, व्हाटएवर। मुश्किल में पड़ना, कष्ट पहुंचाना, करीब हो जाना, उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना। तो बिल्कुल यही सही है इसका उत्तर। जितने भी लोगों ने, सभी ने लगभग सही गेस किया है कि उपकार करने के प्रयत्न में अन्य मुसीबत में फंस जाना, यानी कि गए तो थे राजा को छुड़ाने, उपकार करने, लेकिन नमाज गले पड़ गई, एक मुसीबत और गले पड़ गई। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? समक्ष, विपक्ष, परोक्ष, अदृश्य। बिल्कुल उत्तर सही जाता है आपका प्रत्यक्ष, परोक्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परोक्ष इसका विलोम है। जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति। यानी कि इनडायरेक्टली वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी इनडायरेक्टली ऐसा वर्णन होता है, अन्योक्ति, यहाँ पे अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मॉरिशस। लिखने और बोलने दोनों के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तर सही होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस में, है ना। पाकिस्तान में उर्दू चलता है। फिलहाल देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। यहाँ पे विभीषणों शब्द जो है, ये संज्ञा जो है, कौन सी संज्ञा है ये आपको। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, कौन सा विभीषणों शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? तो देखिए यहाँ पे विभीषणों जो यूज़ किया गया है वो पर्टिकुलर जो विभीषण थे किसी एक पर्सन के लिए यूज़ नहीं किया गया है, बल्कि विभीषणों मतलब कि उस कैटेगरी के, उस टाइप के जितने भी लोग हैं
सबके लिए एक शब्द का यूज़ वहाँ पे विभीषणों के रूप में, यानी कि एक तरह से एग्जाम्पल देकर किया गया है। तो वो पूरी एक कैटेगरी ऑफ पीपल बता रहे हैं ना, एक लोगों का पूरा उस प्रकार बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के रूप में यूज़ किया गया। अगर सिर्फ विभीषण लिखा होता और पर्टिकुलर जो विभीषण थे उन्हीं को इंडिकेट किया गया होता तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे? बाबर, शेरशाह, शाहजहां, अकबर। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, अकबर। अकबर ने रहीम दास जी को अपने धर्मपुत्र की तरफ उनका पालन पोषण किया था। आ जाते हैं इंग्लिश में। आज जो क्वेश्चन है वो है आइडम एंड फ्रेजेस की मीनिंग्स बतानी है, सिर्फ और सिर्फ आपको मीनिंग बतानी है। डायरेक्ट आइडम एंड फ्रेजेस हैं और उनका सिर्फ आपको एक मीनिंग फाइंड करना है। कुछ सेंटेंस में भी यूज़ नहीं हुआ है, तो आई थिंक आप अच्छे से कर लेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू। ऑप्शन है आपके सामने, टू सर्च ऑल स्ट्रीट्स, टू स्काउट द वाइल्डरनेस, सॉरी, टू फाइंड एडवेंचर और टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर डी, टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी अवसर बुनाना, जितने भी अवसर मिले सभी को ट्राई करना, ये इसका अर्थ यहाँ पे हो जाता है, सभी को आजमाना। अ रेड लेटर डे, अ डेंजरस डे इन वंस लाइफ, अ सॉरोफुल डे इन वंस लाइफ, एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ, बोथ अ डेंजरस एंड सॉरोफुल डे इन वंस लाइफ। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको रिमाइंड करा दूँ कि मैं जब आपको इंग्लिश की मैंने 75 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट 10-10 क्वेश्चन के दिए हैं, जिसमें पूरा एक एक वर्ड को एक्सप्लेन भी किया है, जो भी टफ वर्ड्स हैं उन सबको एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाया है। अगर आपने क्लास अटेंड की थी, पूरी क्लासेस देखी हैं, तो आपसे बनना चाहिए। अब एग्ज़ाम में आपको खुद ही समझना पड़ेगा सब कुछ, ठीक है, हालांकि अभी मैं बता दूंगी। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, एन इम्पॉर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि किसी के जीवन का एक बहुत ही खुशनुमा या बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, उसको अ रेड लेटर डे कहते हैं। और अगर कोई बहुत दुखपूर्ण दिन होता है, बहुत ही ज़्यादा दुखद वाला, तो उसके लिए ब्लैक यूज़ करते हैं, रेड नहीं ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। To have something up one's sleeve, to have something up one's sleeves, to hide something in the sleeve, sleeve मतलब तो पता ही होगा, कपड़ों की बाही जो होती है, ठीक है। To play a magician trick, to have a secret plan और to play hide and seek, hide and seek मतलब लुका छुपी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, टू हैव अ सीक्रेट प्लान। तो अपनी बाही में, स्लीव्स में कुछ रखना छुपा के, जैसे पहले के ज़माने में जो है या फिर पहले के नहीं, अभी भी जैसे कुछ लोग चीटिंग करने के जाते हैं तो चुटका वगैरह स्लीव बाही मोड़ के उसमें रख लेते हैं। तो उनको इस टाइप के स्टूडेंट्स को मैंने पकड़ा है कई बार, दैट्स वाई आई हैव एक्सपीरियंस। तो वो मतलब कि क्या होता है, कुछ सीक्रेट होता है उनके पास, तो वही चीज़ हो जाती है कि टू हैव अ सीक्रेट प्लान, कुछ सीक्रेट प्लान होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला फ्रेज, आइडम आई मीन। ऑन द स्पर ऑफ अ मोमेंट, to act at once, to ride a horse in a race, to act deliberately, to act at the appointed time। एक नया वर्ड भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, स्पिर मतलब होती है प्रेरणा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है आपका इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, टू एक्ट एट वंस। यहाँ पे ये इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके लिए यूज़ होता है। एट वंस बेक एंड कॉल, टू अटेंड कॉल, टू बी हेल्पफुल बाय समवन, टू बी यूजफुल टू समवन और टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। अगेन आई रिपीट कि जो आपके आइडम एंड फ्रेजेस होते हैं कभी भी उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उनका कुछ सेंस निकलता है ना। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि अ रेड लेटर डे, तो मतलब कि रेड लेटर डे का मतलब ये नहीं है कि रेड कलर का या ऐसा कुछ, तो यानी शाब्दिक अर्थ नहीं, उसका कुछ सेंस निकल के आता है। स्लीव में कुछ होना मतलब ऐसा नहीं कि वाकई में कपड़े की स्लीव में कुछ होना, इसका मतलब कि मन में ऐसा कुछ सीक्रेट प्लान चल रहा हो, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है आपका इस क्वेश्चन का वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, टू बी डोमिनेटेड बाय समवन। इसके लिए हम ये यूज़ करते
हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं, आज सारे क्वेश्चन यही हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। किसी पर हावी होने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी पे हावी हो जाना, हावी होने के लिए यूज़ करेंगे। कैरी वेट, कैरी वेट इजी है। टू कैरी बर्डन, कैरी अ डे, बी इम्पॉर्टेंट और कैरी थ्रू। चलिए देखेंगे इसके लिए जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका वो क्या हो जाता है। तो सही आंसर जाता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बी इम्पॉर्टेंट। बी इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना कुछ वजन होना, बात में वजन होना या इंसान में थोड़ा वजन होना चाहिए। तो वजन इन द सेंस वो नहीं कि मतलब हाँ मतलब कोई बात इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो इंसान इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उस सेंस में यूज़ किया जाता है। वजन ये नहीं कि 100 किलो की दे, नहीं 200 किलो का कोई होना चाहिए, बात का कुछ 100-200 ग्राम वेट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। टू पास अवे, टू इग्नोर, वॉक पास्ट, डाई और रिवाइज। इजी है, बन जाएगा ये। तो यस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। टू पास अवे मीन्स डाई। नेक्स्ट देखेंगे, टर्न डाउन, टू एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ट्विस्ट, वीव। टर्न डाउन, तो यहाँ पे टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, और रिजेक्ट का मतलब सबको पता है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। डाई हार्ड, डाई हार्ड फैन होना किसी का। चलिए देख लीजिए, डाई हार्ड का मतलब क्या होगा। अनविलिंग टू चेंज, रेडी टू चेंज, ईगोइस्टिक और एरोगेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा वो अनविलिंग टू चेंज हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। बाकी जो है वो उसका कनेक्शन वैसे मैंने हिंट भी कर दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश खुद से भी समझने की कोशिश करिएगा। तो डाई हार्ड का मतलब होता है जो बदलने को तैयार ना हो, जैसा है वैसा ही रहेगा। फाल फ्लैट, fall flat, to fail to stand, to fail to realize, to fail to maintain और to fail to produce intended effect। ओके, सभी लोग रिप्लाई कर। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और शाम वाली क्लास देखिए, नोटिफिकेशन नहीं जाता है मेरे चैनल का, आपको पता है बहुत दिन से यही इशू है। कुछ जाते हैं, किसी को जाते हैं, किसी को नहीं जाते हैं, तो ये वाला जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार चेक कर लिया करिए। बाकी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से क्लास जो है वो देख सकते हैं, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बार जो चीज़ पढ़ाई जाएगी वो फिर दोबारा तो पढ़ाई नहीं जाएगी, है ना, वही सेम क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। तो चलिए देख लेंगे, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि इच्छित प्रभाव, जो प्रभाव चाहते थे ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने में विफल हो जाना, फेल हो जाना, उसको कहते हैं फॉल फ्लैट। उसके लिए यूज़ होता है फॉल फ्लैट। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज के क्वेश्चन इंग्लिश के आपको टफ लगे हो या नहीं बने हो, तो देखिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब हमने लर्निंग नीड स्टार्ट किया था तो संस्कृत से स्टार्ट किया था, और संस्कृत ऐसे लोगों को पढ़ाने के, मतलब जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको पढ़ाना स्टार्ट किया था। सुपर टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे लोगों के, अभी भी मेरे पास कमेंट्स का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, खुद को मोटिवेट करने के लिए वो मैंने रखे हुए हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने जो है संस्कृत, जो बैकग्राउंड से नहीं थे, जिन लोगों ने 8th के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी थी या किसी ने 10th के बाद संस्कृत नहीं पढ़ी थी, उन लोगों ने संस्कृत में काफ़ी अच्छा स्कोर किया। तो जबकि इंग्लिश तो ईजी है, इंग्लिश हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, न जाने कितने वर्ड्स आप ऐसे ही होंगे जो इंग्लिश में यूज़ करते होंगे, हिंदी में शायद बोलते ही नहीं होंगे, है ना। तो बस वही चीज़ है कि इंग्लिश तो फिर भी इजी है उस हिसाब से, जिस हिसाब से संस्कृत में अगर नॉन संस्कृत स्टूडेंट गेन कर सकता है, तो नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इंग्लिश में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, आपको लगे तो रहना पड़ेगा। खुद भी मेहनत करिए जितना पॉसिबल हो। जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, जो लैंग्वेज आपकी वीक है, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और लैंग्वेज ऐसी चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि एक बुक लेंगे और सीख लेंगे, जिसका जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी परफेक्ट होगी, है ना। सो ये आज की क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।